प्रिय छात्रों, आज आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिवॉल्यूशन बाय पुनीत सत्यार्थी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पर टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, जो कि सबसे बेसिक टॉपिक है, सबसे बेसिक चीज है, बेस है। हिंदी व्याकरण का बेस है। जैसे कि यदि हमें एक घर को बनाना है तो उसके लिए नींव की जरूरत पड़ती है। पहले नींव बनाते हैं, उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये भाषा की एक नींव है, हिंदी वर्णमाला। और सभी भाषाओं की अपनी जो है वर्णमाला होती है, वर्ण होते हैं। ये जो है आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण पर कि आखिर वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है, और परिभाषा के अनुसार ही आपको हम समझाते हुए चलेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर परिभाषा बताई है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और खंडित नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और खंडित नहीं किया जा सकता है वर्ण कहलाती है। और दूसरी तरीके से हमने लिखा है कि भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए। भाई, जब भाषा को लिखने की आवश्यकता पड़ी तो कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए, और उन्हीं विशेष चिन्हों को, जैसे कि अ, आ, क, ख आदि चिन्हों को वर्ण कहा गया। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा गया। जैसे कि अगर हम यहां पर एक शब्द लिखते हैं, जैसे कि आप लोग जान लो कि वर्णों से मिलकर के शब्द का निर्माण होता है और शब्दों से मिलकर के वाक्य का निर्माण होता है। एक शब्द लेते हैं, शब्द के माध्यम से हम वर्ण को समझते हैं। जैसे कि यहां पर हमने ले लिया राम, शब्द ले लिया राम। अब रा में कितने अक्षर हैं? वैसे तो रा में दो ही वर्ण हैं, रा प्लस मा। ठीक है, कितने अक्षर हैं? दो। लेकिन अगर इस तरीके से इसको और हम तोड़ते हैं, विखंडित करते हैं, तो इसका हो जाएगा रा, आ की मात्रा इस तरीके से, प्लस मा प्लस आ, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिखा। अब देखिए राम में कितने अक्षर आ गए? चार वर्ण हो गए, है ना? कितने? 4 वर्ण। लेकिन जुड़ा है कि 4 अक्षर आ तो गए। अब इसका मतलब यह है कि इसको हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, है ना? यही हमारे क्या है? वर्ण है। जैसे कि अभी हम दूसरे शब्दों में कहें वर्ण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है ना? ये भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पर कुछ वर्ण लिए, का, खा,
गा। ठीक है, ये भी वर्ण है। और वर्ण ए भी है, वर्ण ए भी है। और दूसरे प्रकार से अगर वर्ण को हम लिखना चाहें तो का, था, ये भी हमारे वर्ण हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, वर्ण हैं। तो इनसे यानी कि हमने इसको विखंडित करके दिखा दिया कि इससे और खंडित नहीं किया जा सकता है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये हमारे जो वर्ण हैं ये सही माने जाते हैं। और ये वर्ण जो है इन वर्णों को हम गलत भी नहीं कह सकते हैं। बोलचाल की भाषा के लिए हम इन वर्णों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यही वर्ण हमारे क्या हैं, सही हैं, सही माने जाते हैं। अगर हम ऐसे कहें कि मोहन जाओ, है ना, मोहन जाओ, यहां पर देख लो, मोहन जाओ, तो इसमें क्या है, मा, ओ, हा, आ, ना, आ, जा, आ, ये है। अगर हम इस तरीके से बोलते भी हैं तो हमें बहुत देर भी लगेगी और हम अपनी बात को क्रमबद्ध तरीके से नहीं कह सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति को समझने में भी देर लगेगी कि मो, मा, ओ, ह, अ, न, आ, ज, आ, ओ, है ना। तो इस तरीके से बोलने के लिए इन वर्णों का प्रयोग कर लिया गया है। ठीक है, और इस तरीके से तो व्याकरण की दृष्टि से सही ही है। और देखिए आगे क्या है, जैसे कि, और हमने इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं कि लिपि क्या है। लिपि क्या है, यानी प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, और जो लिपि होती है विशेष चिन्ह बनाए गए उसी को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, यानी कि लिपि किसे कहते हैं, वर्णों के कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए उसी को हम लिपि भी कहते हैं, है ना। अगर लिपि आपके समझ में नहीं आई है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी रही होगी। ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है। ठीक है, हम वर्णों को अच्छी तरीके से समझ गए हैं, अब हमें समझना है वर्णमाला। वर्णमाला, अगर इसको हम सामासिक पद से विग्रह कर दें, है ना, तो इसमें निकल करके आएगा, वर्णमाला को अगर हम बांट दें तो वर्णमाला अगर दो भागों में बांट देते हैं तो होता है वर्ण प्लस माला। वर्ण और माला, माला चाहे जो भी हो, चाहे फूलों की माला हो या वर्णों की माला हो या मनके की माला हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्लस सुव्यवस्थित भी हो, सुव्यवस्थित। ठीक है, वर्ण वर्ण। ठीक है, वर्णमाला क्या है,
क्रमबद्ध हो और सुव्यवस्थित हो। जैसे कि अगर हम एक माला उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं, समझाते हैं कि एक ये माला बना रहे हैं, ये माला हो गई, और एक दूसरी माला जो हमारी है ठीक, ये माला है। तो अब यदि माला है, माला में देखो यहाँ पर इतना इतना गैपिंग है, यहाँ पर इतना इतना छूट गया, यहाँ पर इतना, तो ऐसे नहीं, देखो क्रम वाइज इसमें इतना स्थान, इसमें इतना स्थान, इसमें उचित स्थान है। ठीक है, तो ये माला हमें अच्छी नहीं लग रही है और ये माला हमें अच्छी लग रही है इसकी अपेक्षा। तो माला कोई भी हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता हो और सुव्यवस्थित हो। तो ठीक इसी प्रकार जो हमारी वर्णमाला है, तो इसमें क्या हो, क्रमबद्धता भी हो और सुव्यवस्थित भी हो। हमने वर्णमाला की परिभाषा को दर्शाया है कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी कि क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। सॉरी, एक चीज और समझनी है यहाँ पर, क्रमबद्धता क्या है और व्यवस्थित क्या है, सुव्यवस्थित क्या है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन क्रमबद्धता क्या है और सुव्यवस्थित क्या है, इसको भी हम समझते हुए चलते हैं। क्रमबद्धता क्या है, जो वर्ण जिस वर्ण के पहले या बाद आता है वह उसी वर्ण के पहले या बाद आएगा। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देख लें कि क्रमबद्धता क्या है। क्रमबद्धता यह है कि जो वर्ण जिस वर्ण के पहले या बाद आता है, ठीक वो वर्ण उसके पहले या बाद आएगा, यही हमारी है क्रमबद्धता। जैसे कि हमने यहाँ पर गा लिख दिया, ठीक है, अगर ये गा क्या हो, गा के पहले खा आएगा और इसके बाद में घा आएगा, यानी कि जो वर्ण जिस वर्ण के पहले या बाद आता है वो वर्ण ठीक उसके पहले या बाद ही आएगा, यह है क्या, क्रमबद्धता। और अगर हम सुव्यवस्थित को समझें, व्यवस्थित को समझें, तो ये होगा क्या, व्यवस्थित को अगर हम परिभाषित करके बताएं तो वर्णमाला का निर्माण जिस व्यवस्था में हुआ है वह उसकी व्यवस्था में रहेगी, वह उसी व्यवस्था में रहेगी। यानी कि वर्णमाला का निर्माण जिस व्यवस्था में हुआ है वह उसी व्यवस्था में रहेगी। ठीक है, जैसे कि पहले क्या आएंगे, स्वर आएंगे, और नंबर 2 पे व्यंजन, पहले व्यंजन बाद में स्वर, यही हमारे व्यवस्थित। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के भाग जो होते हैं, ये देखिए, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन। अब देखिए स्वर क्या है, संस्कृत श्लोक में समझें तो हम कह सकते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। यानी कि जो खुद में राज करें, जो स्वयं राज करें, स्वयं खुद राजन्ते राज करें,
इति वे स्वरा, जो स्वयं राज करते हैं वे स्वर होते हैं। जैसे कि हमने बताया भी है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और जैसे कि स्वर जो है 11 होते हैं, कुछ लोग 13 भी मानते हैं, लेकिन जो 13 में अंग अह होते हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो अंग अह जो है वो आयोगवाह हैं, ठीक है, ना तो वो स्वर हैं ना ही व्यंजन है। तो मूल रूप से 11 स्वर हो गए। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 9 स्वर होते हैं और मूल रूप से 5 ही स्वर होते हैं। और ये स्वर हमारे हो गए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, 11 स्वर। और इन्हीं 11 स्वरों से 10 मात्राओं का निर्माण होता है। क्या होता है? इन्हीं स्वरों से 10 मात्राओं का निर्माण होता है। यानी कि वो कौन कौन सी मात्राएं हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राओं क्या होता है? निर्माण। स्वरों से ही 10 मात्राओं का निर्माण होता है। अगर हम इसके आधार पर समझें कि स्वर 11 होते हैं, स्वर जो हैं स्वयं उच्चरित होते हैं। स्वर को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दूसरे वर्ण कहें या दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरे का मतलब यहाँ पर है व्यंजन, कि स्वर वे वर्ण हैं जो व्यंजन की सहायता से नहीं बोले जाते हैं बल्कि स्वयं उच्चरित होते हैं। और स्वर से ही 10 मात्राओं का निर्माण होता है। अब आते हैं हम व्यंजन पर। व्यंजन क्या है? अन्वग भवति व्यंजनम। अन्वग भवति व्यंजनम यानी कि व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अन्वग भवति व्यंजनम, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरीके से एक दूसरे तरीके से हमने दर्शाया है, कह सकते हैं कि वर्ण अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें कि कुल व्यंजन जो होते हैं, कुल व्यंजन 33। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, जिसमें से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और जैसे कि 33 होते हैं, जिनमें से स्पर्श व्यंजन 25 और अंतस्थ 4, अंतस्थ व्यंजन कितने? 4, और ऊष्म व्यंजन जो है 4। ऊष्म व्यंजन कितने? 4। कुल मिलाकर के 33 व्यंजन हो गए। तो व्यंजन कितने हैं? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी? 33।
व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। एक कहानी के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे तो हमने डिटेल में बता ही दिया आप लोगों को और आप लोग समझ भी गए होंगे, लेकिन हम एक कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि व्यंजन क्या है और स्वर क्या है। देखिए, ठीक, ये मान लेते हैं स्वर है, ये व्यंजन है। ये घर है तो ये स्वर का घर हो गया और ये व्यंजन का घर हो गया। तो स्वर क्या है कि स्वर क्या है? स्वर है अमीर, राजा, और व्यंजन क्या है? गरीब। ठीक है, तो अगर भाई जो राजा है ना, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं में राजा है, अमीर है, वो गरीब के घर सहायता क्यों लेने जाएगा? बल्कि एक गरीब को ही अमीर के घर कुछ सहायता, कुछ मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है, सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यंजन जो है, इनके घर स्वरों घर सहायता लेने आते हैं। ये क्या है? अमीर है। व्यंजन क्या है? गरीब है। तो भाई जो गरीब होता है तो वही तो अमीर के घर जाता है सहयोग लेने, सहायता लेने। तो ठीक इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि स्वर जो होते हैं वो स्वयं उच्चरित होते हैं, स्वर स्वयं में बोले जाते हैं, स्वर अपना उच्चारण स्वयं करते हैं, स्वर व्यंजन की सहायता नहीं लेते हैं। लेकिन व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की ही सहायता से बोले जाते हैं, उच्चरित होते हैं। ठीक है, और कल जो आप लोगों को वीडियो मिलेगी वो हमारी होगी जो हमने वर्णमाला का विभाजन बताया, स्वर और व्यंजन। स्वर का विभाजन यानी उत्पत्ति के आधार पर स्वर का विभाजन, और नाक होठ की स्थिति पर स्वर का विभाजन, और व्यंजनों के विभाजन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।